साल था 1992। राजस्थान के अजमेर शहर में पिछले कुछ महीनों से कई अजीब घटनाएं हो रही थी। एक के बाद एक कई जवान लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी। कई लड़कियों ने खुद को घरों में कैद कर रखा था, तो कई लड़कियां बिल्कुल पागल सी हो गई थी। अजीब इत्तेफाक था, हरकतें जिन लड़कियों के साथ हो रही थी वो सारी लड़कियां सोफिया सेकेंडरी स्कूल की थी। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई कि आखिर सोफिया सेकेंडरी स्कूल की लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं, और ये लड़कियां अगर परेशान हैं तो आखिर क्यों। ये एक ऐसा राज है जिससे पर्दा उठा तो लोगों के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। अजमेर में भूचाल आ गया। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े लोगों ने एक ऐसे घिनौने काम को अंजाम दिया था जिसे सुनकर आप गुस्से से तड़प उठेंगे। जब इस जुर्म को अंजाम दिया जा रहा था तब सभी ने आंखें बंद करके नाइंसाफ़ी होने दी थी, और आज भी इस घटना को लोगों से छुपाने की कोशिश की जाती है। शायद आप भी इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, पर यह कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि आज़ाद भारत के इतिहास में अंजाम दी गई सबसे बड़े घोटाले की थी। चंद लोगों ने मिलकर 2, 4 या 10 नहीं बल्कि 250 से ज़्यादा लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया था। शिकार बनने वाली लड़कियों में मामूली ड्राइवर की बेटी से लेकर आला अफसर तक की बेटियां शामिल थीं। तो आखिर ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, कैसे लड़कियां शिकार बनती चली गईं, और इस अपराध को अंजाम देने वाले लोग थे कौन, उनके साथ क्या हुआ, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ये दरिंदगी और हैवानियत का खेल 1990 में शुरू हुआ था, और इस खेल की शुरुआत का केंद्र था राजस्थान का अजमेर शहर। अजमेर शहर के सबसे अमीर और सबसे बड़े जाने जाने वाले लोगों में थे चिश्ती परिवार। वही चिश्ती परिवार है जो लाखों लोगों की आस्था के केंद्र अजमेर शरीफ दरगाह की देखभाल करता है। यानी दरगाह की देखभाल करने वाले इस सूफी परिवार के फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती का रुतबा उन दिनों अजमेर शहर में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। वैसे तो ये धार्मिक परिवार से आते थे, मगर फारूक चिश्ती ने राजनीति में करियर बनाने का फैसला किया था। इनके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, इसलिए अय्याशी भी खूब होती। इसी सिलसिले में फारूक पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है। भले ही इन लोगों का राजनीतिक पद बहुत बड़ा नहीं था, मगर ये जिस परिवार से आते थे उसकी राजनीतिक पकड़ बहुत ज़्यादा थी। अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से फारूक चिश्ती और उसके गुर्गे आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के बीच भी चर्चा का विषय बने रहते थे। सोफिया सेकेंडरी स्कूल के 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की एक दिन अपने दोस्त से कहती है, मुझे गैस कनेक्शन लेना है, इसके अलावा मुझे कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन करनी है ताकि मैं राजनीति में आगे बढ़ सकूं। सोफिया सेकेंडरी स्कूल उस दौर में अजमेर के सबसे बेहतरीन गर्ल्स स्कूल्स में जाना जाता था। यहाँ शहर के अधिकतर अमीर घरों की ही लड़कियाँ पढ़ती थीं। ये वो समय था जब मामूली गैस कनेक्शन के लिए भी आला अफसर से लेकर मंत्री तथा सांसदों तक की सिफारिश करवानी पड़ती, क्योंकि उस लड़की ने भी फारूक चिश्ती के बारे में पहले से ही काफ़ी कुछ सुन रखा था। ऊपर से फारूक चिश्ती और उस लड़के की दोस्त की जान पहचान भी थी, इसलिए फारूक चिश्ती से मिलने के लिए वो लड़की तैयार हो जाती है। मिलने के बाद फारूक चिश्ती लड़की को सैयद अनवर चिश्ती से मिलवाता है। इस तरह वो लड़की अपने स्कूल से पढ़कर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसके पास आकर एक मारुति वैन रुकी। वैन के रुकते ही लड़की ने पहचान लिया कि गाड़ी में फारूक चिश्ती के ही दोस्त मौजूद हैं। क्योंकि लड़की उनसे पहले कई बार मिल चुकी थी, इसलिए गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी चल पड़ती है। गाड़ी अभी थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि वो लोग रोड छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। लड़की को जब शक होता है, लड़के कहते हैं कि दरअसल भाई ने तुम्हें अभी कुछ ज़रूरी काम करने के लिए फार्म हाउस पर बुलाया है। इसके बाद वो लड़की को फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पर लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ जो इस लड़की के साथ होता है उसे जानकर आपका कलेजा दहल जाएगा। लड़की के फार्म हाउस पहुँचते ही फारूक चिश्ती ने उसके साथ रेप किया। अब तस्वीरें भी खींची। लड़की को इन लोगों ने कहा कि अगर तुमने इस बारे में किसी से कुछ भी कहा
तो तुम्हारे परिवार समेत तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमने जो तुम्हारी तस्वीरें खींची हैं उसे हम पूरे शहर में पोस्टर बनवाकर छपवा देंगे और तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इन सब बातों से लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और चुपचाप अपने घर चली जाती है। नौने काम के बारे में वो किसी से कुछ नहीं कह पाती। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक बार फिर से अपने फार्म हाउस ले आए। इस बार भी कई लोगों ने उसके साथ वही घिनौना काम किया। दोबारा अपनी तस्वीरें दिखाकर कहा, अगर तुम चाहती हो ये तस्वीरें हम तुम्हें वापस कर दें या इन्हें ख़राब कर दें तो बदले में तुम्हें हमारे लिए अपनी एक और सहेली को यहीं लेकर आना होगा। उस लड़की ने जैसे ही ये बात सुनी वो उनके पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगने लगी और तस्वीरें वापस करने को कहने लगी, मगर इन दरिंदों पर उसकी किसी भी बात का असर नहीं हुआ। उन लोगों ने लड़की को यहाँ तक कहा कि अगर तुम किसी दूसरी लड़की को यहाँ ना लाई तो अगले ही दिन तुम्हारी ये तस्वीरें तुम्हारे पड़ोसियों में बांट दी जाएंगी। अब उस लड़की के पास कोई रास्ता नहीं था। अपनी एक सहेली को किसी बहाने से फारूक चिश्ती के पास ले आती है। फारूक चिश्ती और उसके गुर्गे इस लड़की के साथ भी वही करते हैं और उसकी भी तस्वीरें खींच लेते हैं। इस नई लड़की को भी उसी तरह डराया धमकाया जाता है। इस दूसरी लड़की को भी एक नई लड़की को लाने की बात कही जाती है और बस यहीं से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़कियां आती गईं, उनकी तस्वीरें ली जाती गईं और उन तस्वीरों के सहारे लड़कियों को ब्लैकमेल करके इन नई लड़कियों को भी दरिंदों के हवाले करवाती गईं। देखते ही देखते पीड़ित लड़कियों की संख्या दर्जनों से सैकड़ों में पहुंच गई। हालांकि जब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर होने लगा तो इनमें से 2 लड़कियों ने हिम्मत करके इस घटना के बारे में पुलिस कांस्टेबल को जानकारी दी। सब कुछ जानने के बाद पुलिस कांस्टेबल ने पुलिस थाने में जाकर अपने आला अधिकारियों को इस बारे में बताया। शुरुआती जांच में इस बात के संकेत मिले कि बड़े पैमाने पर लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है। शायद तभी अगर पुलिस कुछ एक्शन ले लेती तो ये सिलसिला रुक जाता, मगर जब जांच में सामने आता है कि इस कांड में तो शहर के सबसे बड़े रसूखदार परिवार के लड़के शामिल हैं, तो पुलिस वाले इस मामले को वहीं रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। ये वो समय था जब स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरे आम नहीं थे। फ़ोटो पुराने ज़माने के रील वाले कैमरे से लिए जाते और फिर इन रील से तस्वीरें निकालने के लिए उन्हें फ़ोटो लैब में भेजा जाता। फारूक चिश्ती की दोस्ती महेश लडनी नाम के एक लड़के से थी। महेश लडनी अजमेर शहर में ही एक बड़ा सा कलर लैब चलाया करता था। लड़कियों से रेप के दौरान जो तस्वीरें खींची जाती उन रील को साफ करने के लिए इन्हें महेश लडनी के कलर लैब में भेजा जाता। अब लैब में काम करने वाले लोगों ने भी इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया। ये लोग खुद ही पुरानी तस्वीरें निकालकर पीड़ित लड़कियों तक जाने लगे और उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू किया। जो व्यक्ति लड़कियों की तस्वीरें खरीदता वो खुद ही उस लड़की को कांटेक्ट करता और ब्लैकमेलिंग का ये खौफनाक खेल शुरू हो जाता। कुल मिलाकर लड़कियों की फ़ोटो और ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा जाल बन गया था जिसमें अजमेर शहर की लड़कियां बस उलझती चली जा रही थी और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। अब तक 200 से 300 लड़कियों को फारूक चिश्ती और उसके गुर्गे अपना शिकार बना चुके थे। जिस लैब में लड़कियों की तस्वीरें निकाली जाती थी वहाँ पुरुषोत्तम नाम का एक लड़का भी काम करता था। एक दिन पुरुषोत्तम देखता है कि देवेंद्र जैन नाम का उसका पड़ोसी एक एडल्ट मैगजीन देख रहा है। देवेंद्र को ऐसा करता देख पुरुषोत्तम कहता है कि तुम ये क्या देख रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है, असल चीज़ तो तुम्हें मैं दिखा सकता। इसके बाद देवेंद्र और पुरुषोत्तम में एक डील होती है। डील के तहत पुरुषोत्तम लैब से लड़कियों की तस्वीरें निकालकर देवेंद्र को देता है। उन तस्वीरों को देखकर देवेंद्र हैरान रह जाता है। ज़्यादातर तस्वीरें इसी शहर में आसपास रहने वाली लड़कियों की थी। देवेंद्र समझ जाता है कि ये खेल बहुत बड़ा है। से कुछ तस्वीरें उन दिनों अजमेर में छपने वाले हिंदी अखबार दैनिक नवज्योति को भेजता है। अब इस मामले में दैनिक नवज्योति अपने स्तर पर जांच शुरू करता है। महीनों की मेहनत के बाद नवज्योति अखबार के संपादक दीनबंधु चौधरी ने अपने स्तर से दर्जनों सबूत इकट्ठे किए। इसके बाद उन्होंने शहर में कई महिला पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें इस ब्लैकमेलिंग के घोटाले के बारे में बताया, मगर कोई फारूक चिश्ती और उसके गैंग के खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाद 22 अप्रैल 1992 को नवज्योति में उन्होंने अजमेर घोटाले पर एक डिटेल खबर छापी। इस खबर के छपने के बाद नवज्योति में काम करने वाले पत्रकारों तथा संपादकों को धमकियां मिलनी शुरू हुई। हर तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की जाती।
15 मई 1992 को नवज्योति ने एक बार फिर से इस खबर को कवर किया, इस बार तस्वीरों के साथ। इन तस्वीरों में आरोपियों को साफ देखा जा सकता था, लेकिन लड़कियों के चेहरों को धुंधला कर दिया गया था। क्योंकि इस बार खबर सबूत के साथ छपी थी, इसलिए अजमेर की जनता सड़क पर उतर आई। पूरे अजमेर में गुस्से की लहर चल पड़ी और हर कोई जल्द से जल्द फारूक चिश्ती और उसके गुर्गों पर कार्रवाई की मांग करने लगा। शहर में दंगे जैसे हालात बन गए। पुलिस के सामने आरोपियों पर कार्रवाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए फिर से इंतजार कर रही थी, लेकिन लड़कियों को डराया धमकाया जा रहा था और कोई भी लड़की शिकायत करवाने के लिए आगे नहीं आ रही थी। फोटो में देखी गई लड़कियों को पुलिस ने खुद सामने से जाकर पूछा और काफ़ी मेहनत के बाद 30 लड़कियां सामने आई, जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। जैसे ही 30 लड़कियां बाहर निकलकर शिकायत दर्ज करवाने आई, उनके साथ हैवानियत का खेल शुरू हो गया। दरअसल उन्हें कई तरह से डराया धमकाया जाने लगा। इस केस में जितनी भी लड़कियों का नाम पीड़िता के तौर पर शामिल था, उनमें से ज़्यादातर के परिवार वालों ने शहर को तत्काल छोड़ दिया। 30 मई 1992 को इस मामले में पहली बार दर्ज की गई शिकायत पर नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती का नाम शामिल ही नहीं किया गया था। केस दर्ज करने के बाद कुल 18 लोगों की पहचान अन्य आरोपियों के तौर पर हुई। 6 साल की सुनवाई के बाद 18 मई 1998 को अजमेर सेशन कोर्ट द्वारा 18 में से 8 आरोपियों को लड़कियों के साथ रेप करने और उनका अपहरण करने के आरोप में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। लोगों ने सज़ा के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। पहले हाई कोर्ट ने कई सबूतों के आधार पर आरोपियों को बरी कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को दी गई उम्र कैद की सज़ा को बहुत ज़्यादा सख्त बताते हुए कम करने का फैसला किया। उन्हें सिर्फ 10 साल की सज़ा दी गई और इस केस के मुख्य आरोपी में से एक फारूक चिश्ती इतना शातिर था कि उसने खुद का फर्जी मेडिकल कागज़ कोर्ट में सबमिट कराकर खुद को पागल घोषित कर लिया और उसे बरी कर दिया गया। मगर 2007 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। केस यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ मामले अब भी राजस्थान हाई कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट रिकॉर्ड की बात करें तो कोर्ट रिकॉर्ड में सिर्फ 16 लड़कियों को ही पीड़ित बताया गया है, जबकि अलग अलग सोर्सेज से पता चलता है कि इन दरिंदों ने कम से कम 100 लड़कियों का अपना शिकार बनाया और यहाँ तक कहा जाता है कि शिकार बनी लड़कियों की संख्या 300 से 500 भी हो सकती है। इस केस की सुनवाई आज भी समय समय पर होती रहती है। इस सिलसिले में गवाही देने के लिए अक्सर पीड़ित महिलाओं को कोर्ट में बुलाया जाता है। इसी से जुड़ी एक केस की सुनवाई के सिलसिले में एक बार फिर से दिसंबर 2022 में एक महिला को गवाही देने के लिए बुलाया गया। सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट में जज और वकील से रोते हुए कहा, आप मुझे अब भी बार बार कोर्ट में क्यों बुला रहे हैं? अब तो 30 साल हो चुके हैं, मैं दादी बन चुकी हूँ, आप मुझे अकेला छोड़ दें। मेरा एक परिवार है, मैं उन्हें क्या बताऊँ? महिला के इतना कहने के बाद पूरे कोर्ट परिसर में कई मिनट तक सन्नाटा पसर गया। किसी के भी पास महिला की इस बात का कोई जवाब नहीं था। शायद इस केस की सैकड़ों पीड़ित महिलाओं को पहले ही अंदाज़ा था ये इंसाफ की लड़ाई सज़ा से कम नहीं है, इसलिए उस वक्त वो पीछे हट गई थी। दोस्तों, क्या आपको पहले इस केस के बारे में जानकारी थी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।